बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर है जी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नीड ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कहता है जी, इट इज़ नीदर कंपल्सरी टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नॉर अ डेट इज फिक्स्ड ऑन विच इट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड। कहता है ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसी बिजनेस के लिए कंपल्सरी नहीं होता कि वो बनाए, ना ही किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से कंपल्सरी होता है, और ना ही इसकी कोई डेट फिक्स होती है कि इसी डेट के ऊपर इस मंथ से लेके इस मंथ तक इसको बनाया जाएगा। ये पर मंथ के हिसाब से स्टेटमेंट होती है और पर मंथ के हिसाब से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू चेक दैट ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू बैंक आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड बाय द बिजनेसमैन इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। हाँ जी, इसको बनाने का ये मकसद होता है, ये तो टाइम टू टाइम जब हमें ज़रूरत होती है ये तब बनाते हैं, और ये हम ये चेक करने के लिए बनाते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो अपने अकाउंट्स, जो बैंक कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर कर रहा है अपने अकाउंट्स में, उसका जो बैंक कॉलम है वो प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू बैंक ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब कि जो जो बैंक में हमारा बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें हमारी रिकॉर्ड हो रही हैं बिल्कुल एज पर रूल और एज पर रिक्वायरमेंट हमारे कैश बुक में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। एंड बाय द बैंक इन इट्स लेजर अकाउंट, और क्या बैंक भी प्रॉपरली इसको रिकॉर्ड कर रहा है एज पर कैश बुक। Thus, it is prepared to reconcile the bank balance shown by the cash book and by the bank statement. अच्छा जी, कहता है जो बैंक बैलेंस यानी बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस होता है और जो कैश बुक का बैलेंस होता है, एट द एंड दोनों को रिकंसाइल किया जाता है। क्या ये एक जैसे हैं? अगर एक जैसे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक जैसे नहीं है, इनके दरमियान में डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस को दूर करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाया जाता है। ठीक है जी, उस डिफरेंस को, कैशबैक का जो बैलेंस आता है और जो पासबुक का बैलेंस आता है। कैश बुक जो होती है वो बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है, उसका अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। जो पासबुक होती है यानी बैंक स्टेटमेंट, वो बैंकर प्रिपेयर करता है। दोनों को रिकंसाइल किया जाता है। अगर दोनों के बैलेंसेस में अगर डिफरेंस आ रहा है किसी भी किस्म का, तो फिर हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं उस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए। कहता है इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग इफ देयर इज एनी एरर इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन एंड असर्टेनिंग द करेक्ट बैंक बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। कहते हैं जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है हमें ये गलती ढूंढने में बहुत मदद करती है जो हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की होती हैं, और ये हमें बिल्कुल करेक्ट बैलेंस को जांचने में भी मददगार साबित होता है। किसी भी पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड हम बना सकते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इस चीज़ का क्रक्स क्या निकलता है? क्रक्स क्या है कि दो चीज़ों के अंदर जब क्लैश आ जाता है, दो चीज़ों के अंदर जब क्लैश आ जाता है, कैश बुक के अंदर क्लैश आ जाता है और जब पासबुक के अंदर क्लैश हो जाता है। कैश बुक कौन बनाता है? मैंने आपको जैसे बताया, ये बिजनेस मैन या उसका अकाउंटेंट जो उसने हिसाब किताब के लिए हायर किया होता है। और पासबुक जिस बैंक में उस बिजनेस का अकाउंट होता है उसका बैंकर वो प्रिपेयर करता है, और पासबुक को हम बैंक स्टेटमेंट का नाम भी देते हैं। ठीक है जी, बैंक स्टेटमेंट ये पर मंथ के हिसाब से बनती है। अच्छा जी,
कंक्लूजन ये है, क्रक्स ये है कि दो जो बुक्स हैं, कैश बुक और जो पासबुक है, इनके बैलेंस में जब क्लैश आ जाता है, जब इनके बैलेंस में क्लैश आ जाता है, तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है। जो बिजनेसमैन का अकाउंटेंट है, उसने कैश बुक प्रिपेयर की, सपोज कर लें 1 जनवरी 2020 की, उसने प्रिपेयर की और कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से हमारा बैंक में जो पैसा पड़ा है वो 18,000 रुपया। लेकिन वही 1 जनवरी 2020 की जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, वो हमें हमारा बैंक में जो बैलेंस है वो शो करवा रही है 15,000 रुपये। इसका मतलब है हमने जो कैश बुक में जितनी भी ट्रांजैक्शंस की उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बैलेंस है वो 18,000 रुपया निकला है और जो पासबुक का बैलेंस है वो 15,000 रुपया निकला है। तो डिफरेंस दोनों के बैलेंस में क्या आ रहा है? डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेस 3,000। जो 3,000 रुपये का डिफरेंस है वो निकल के आया हमारे सामने। हमारी कैश बुक यानी बिजनेसमैन की कैश बुक ये बताती है कि हमारे बैंक में 18,000 रुपये पड़ा है, लेकिन जो बैंकर ने हमारी बैंक स्टेटमेंट बनाई है वो क्या करती है? वो कहती है कि आपका बैंक में बैलेंस 15,000 रुपये। ये जो 3,000 का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। हम इस 3,000 को क्लियर करने के लिए, इस क्लैश को ख़त्म करने के लिए, देखने के लिए कि 3,000 का बैलेंस किस वजह से आ रहा है, उसको बनाने के लिए, हम उसको दूर करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है जी, आपको समझ आ गई होगी कि ये जो क्लैश आ रहा है कैश बुक के दरमियान और जो पासबुक के दरमियान जो क्लैश आ रहा है बैलेंस का, हमारा कैश बुक, जो बिजनेसमैन का कैश बुक, उसका अकाउंटेंट, उसने जो कैश बुक प्रिपेयर की है उसका 18,000 रुपये बैलेंस आ रहा है और पासबुक में 15,000 रुपये बैलेंस आ रहा है। और जो 3,000 का डिफरेंस आ रहा है दोनों बैलेंसेस में, वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू उसको चेक किया जाएगा किस रीज़न की वजह से ये फ़र्क आया था और उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है जी। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने का मकसद क्या होता है? जो क्लैश आ रहा है दोनों बैलेंसेस के दरमियान उसको ख़त्म किया जाए, उसको दूर किया जाए, उसको क्लियर किया जाए। अच्छा जी, हमने अभी बात की कि जी क्लैश आ जाता है कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में, क्लैश आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, उसको दूर किया जाता है। लेकिन ये जो क्लैश आता है, ये जो क्लैश आता है, इसकी कुछ रीजंस हैं, इसकी कुछ रीजंस हैं। उस रीजंस को हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी रीजन है। चंद एक रीजंस हैं, हम उसको अच्छे से समझ लेंगे, कोई ज़्यादा रीजंस नहीं है। ठीक है, और यही जो रीजंस है इसी को घुमा फिरा के वो एग्जाम्स का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर पूछते हैं। हम पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन मिनिमम जो आपको करवाऊंगा, जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है जी। रीज़न क्या है? सबसे पहले रीज़न जो क्लैश की आती है, कहता है जी चेक इशूड बाय द फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको हम कहते हैं कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स। इसको अनप्रेजेंटेड चेक बोला जाता है। इसको मजीद डिस्कस करने से पहले एक बात सुन लें। इसके लिए हम दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। एक अकाउंट प्रिपेयर करता है, जैसे कि हमने अभी बात की है, कैश बुक अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, और एक अकाउंट प्रिपेयर करता है पासबुक के नाम से बैंकर। अब बिजनेस के अकाउंटेंट का क्या काम होता है? बिजनेस के अकाउंटेंट का ये काम होता है कि जब भी उसने कोई ट्रांजैक्शन की, कोई डिपॉजिट किया, कोई विड्रॉ किया, कोई इन्वेस्टमेंट आई, कोई डिविडेंड आई, एनीथिंग एल्स, कोई भी उसको इंफॉर्मेशन आती है, तो बिजनेस के अकाउंटेंट का काम ये है कि वो फौरी तौर पर कैश बुक के अंदर उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा। कैश बुक के अंदर फौरी तौर पर उस बुक को, उस ट्रांजैक्शन को क्या कर लेगा? रिकॉर्ड कर लेगा। ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि बिजनेस का अकाउंटेंट क्या करता है? फौरी तौर पर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है जी। तो
तो अभी हम बात करते हैं पहली रीजन की। चेक इशूड बाय द फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसको हम कहेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो अकाउंटेंट है, बिजनेसमैन है, उसने किसी की पेमेंट करनी है, अपने कस्टमर को पेमेंट करनी है, वो क्या करता है जी, वो ये करता है कि वो चेक इशू करता है 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, जितने का भी उसने चेक पेमेंट करनी है वो इशू करता है और अपने कस्टमर को देता है। जैसे ही वो चेक इशू करता है और अपने कस्टमर को उसको पे करता है और उसको कहता है कि ये चेक आप लें और जाके बैंक से अमाउंट निकलवा लें, अपनी पेमेंट आप अपने मेरे इस बैंक से जाके पेमेंट ले लें। अब जब बिजनेस के अकाउंटेंट ने जैसे ही चेक दिया, सपोज ये चेक है, जैसे ही चेक उसने कस्टमर को दिया, उसने अकाउंटेंट ने फौरी तौर पर कैश बुक के क्रेडिट साइड पर, कैश बुक की क्रेडिट साइड पर उसने क्या किया जी, उसको रिकॉर्ड कर लिया। कैश बुक की क्रेडिट साइड पर उसने क्या किया जी, उसने रिकॉर्ड कर लिया इशू चेक को, मतलब पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया। अब कैश बुक में तो वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई, लेकिन फॉर द रीज़न हो सकता है कि जिस शख्स को उसने पेमेंट की है वो शख्स उस मंथ, यानी जनवरी का महीने का समझ लें, जनवरी के महीने का हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे सपोज, और जनवरी के महीने की कैश बुक बनाएंगे, जनवरी के मंथ की पासबुक बन रही है, बैंक स्टेटमेंट है, उस मंथ में वो शख्स बैंक से पेमेंट लेने ही नहीं गया, महीना क्लोज हो गया, 31 दिसंबर आ गया, हमने बैलेंसेस निकाला, हमारा बैलेंस निकल के 18,000 रुपये आया, पासबुक का बैलेंस निकल के 15,000 रुपये आया। ठीक है जी। अच्छा जी, कैश बुक में जब हमने उस अनप्रेजेंटेड चेक को लिख दिया, हमारी कैश बुक से वो अनप्रेजेंटेड चेक के नाम, सॉरी इशू के नाम से वो पेमेंट निकल गई, लेकिन वो बंदा बैंक में पैसे निकलवाने ही नहीं गया। बात गौर से सुननी है, हमने चेक इशू किया, हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, हमने पेमेंट कर दी है, लेकिन एक्चुअली हमारी बैंक स्टेटमेंट से डेबिट साइड पर वो चेक अभी तक निकला ही नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि वो शख्स जिसको हमने चेक इशू किया था, पेमेंट की थी बाय चेक, वो उसने अभी तक हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट ही नहीं ली। हमने जब पेमेंट की तो हमने फौरन क्रेडिट साइड पे लिख दिया, निकल कर लिख दिया गया, जितने का भी चेक था 5,000 का था, 10,000 का था, हमारे बैंक से, हमारे अकाउंट से निकल गया, बैंक से निकल गया, लेकिन एक्चुअली नहीं निकला क्योंकि वो शख्स पैसे लेने ही नहीं गया। तो आ गया डिफरेंस, हमारी कैश बुक में उस इशू के नाम से हमारा बैलेंस कम हो गया, लेकिन पासबुक में बैलेंस कम नहीं हुआ, क्योंकि वो मुतलका शख्स पैसे लेने ही नहीं गया, उसने जाके पेमेंट को, चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया, तो पासबुक में हमारा बैलेंस कम नहीं हुआ। कैश बुक में बैलेंस कम हो गया, पासबुक में बैलेंस हमारा ज़्यादा शो होने लग गया, तो आ गया क्लैश। यही क्लैश को दूर करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये तो था हमारा नंबर 1 क्लैश। नेक्स्ट बात करता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, कॉल्ड अनकलेक्टेड चेक। ऐसा भी होता है समटाइम कि हम बैंक में अपने चेक को डिपॉजिट करवाते हैं, पेमेंट, ठीक है, हम बैंक में क्या करते हैं, अपनी पेमेंट को जमा करवाते हैं, लेकिन बैंकर ने उसको मुतलका डेट तक अभी कलेक्ट करके उसके ऊपर इंक्वायरी करके जो भी वो स्टेशन चेक था जैसा भी था, अभी तक हमारे अकाउंट में उसने पैसे जमा नहीं किए, हमारे अकाउंट में उसने पैसे क्रेडिट नहीं किए, लेकिन हमने जब बैंक में पैसे जमा करवाए तो हमने डिपॉजिट फौरन इधर कर लिया, हमने कैश बुक की डिपॉजिट साइड है ये जी, इधर फौरन लिख लिए जितना भी था, सपोज 15,000 का चेक था, हमने 15,000 रुपये डिपॉजिट कराया, हमने फौरन लिख लिया, कैश बुक में हमने लिख लिया, लेकिन बैंकर ने पासबुक में अभी तक 15,000 को डिपॉजिट नहीं किया। तो जब हमने कैश बुक को डिपॉजिट कर के नाम से 15,000 से डेबिट कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस 15,000 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और पासबुक का बैलेंस 15,000 से कम हो गया, क्योंकि पासबुक में अभी पैसे जमा नहीं हुए,
लेकिन कैश बुक में हमने लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि अकाउंटेंट की ड्यूटी है, उसने उसी वक्त उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, लेकिन बैंकर ने उसके ऊपर इंक्वायरी करके फिर करना है। उस इंक्वायरी के लिए वो क्या लेता है? कुछ दिन लेता है। वो कुछ दिन लेने से क्या हुआ जी, महीना गुजर गया। ठीक है जी, सपोज ने किया हुआ है जनवरी का महीना, 31 जनवरी का दिन आया तो हमें पता चला जी कि हमने 15,000 बैंक में जमा करवाए थे, लेकिन बैंक में वो जमा नहीं हुए, तो बैलेंसेस का डिफरेंस आ गया, क्लैश आ गया। हमारा बैंक में हमारी कैश बुक बताती कि हमारा 15,000 रुपया ज़्यादा है, लेकिन पासबुक बताती कि आपका 15,000 रुपया कम है। ठीक है जी, तो ये अनकोलेक्टेड और या अनक्रेडिटेड की वजह से हमारा पासबुक का बैलेंस कम शो हो रहा है, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा है, तो ये क्लैश आ गया, बैलेंस आ गया, डिफरेंस आ गया, उसकी वजह से क्लैश आ गया। इस क्लैश को भी हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाकर दूर करेंगे। ठीक है जी, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। ये क्लैशेज हैं जिसकी वजह से, ये रीजंस कह लें, उसको क्लैश कह लें, इन रीजंस की वजह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अमाउंट्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट्स कॉल्ड अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड। समटाइम ऐसे होता है, हमारा कस्टमर जिससे हमने पेमेंट लेनी होती है, जो हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं, उनके पास हमारा क्या होता है जी, अकाउंट नंबर होता है। कस्टमर ने क्या किया जी, हमें जो पेमेंट पे करनी थी उसने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दी। डायरेक्टली ट्रांसफ़र, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम बड़ा इजी काम है, घर बैठे बैठाए वो क्या करता है जी, कस्टमर हम अपनी किसी को भी पेमेंट कर सकते, तो हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक नहीं पहुंची, हमारे बिजनेस के अकाउंटेंट तक नहीं पहुंची। अकाउंटेंट का काम होता है जब से इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे ट्रांजैक्शन होती है, फौरी रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट तक नहीं पहुंची तो जो पैसे बैंक में जमा हुए, उसने सपोज 10,000 रुपया जो बैंक में जमा हुआ है, तो उसने वो कैश बुक में डेबिट नहीं किया। इन्फॉर्मेशन मिलती तो करता ना जी, इंफॉर्मेशन मिलती तो करता अकाउंटेंट, लेकिन बैंक ने हमारा 10,000 रुपया कस्टमर की से लेके जमा कर दिया। देखो जी, पासबुक में वो 10,000 रुपया जमा हो गया, कैश बुक में 10,000 जमा नहीं हुआ, आ गया क्लैश। इसी क्लैश की वजह से 10,000 का कैश बुक और पासबुक में फर्क भी आएगा। इसी फर्क को दूर करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है जी, ये था अनकलेक्टेड चेक, सॉरी डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द बैंक। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बैंक चार्जेस। क्या जी, बैंक चार्जेस। बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है। बैंक हमें क्या जी, बहुत सारी सर्विसेज देता है जी जनाब। चेक के नाम से, और क्या कहते हैं जी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के नाम से, क्रेडिट कार्ड के नाम से, फीस के नाम से, आउट स्टेशन चेक के नाम से, कलेक्शन चार्जेस के नाम से, बहुत सारी सर्विस देते हैं। और उन सर्विसेज के बदले वो कुछ चार्जेस क्या करता है जी, हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली काट लेता है। जब बैंक चार्जेस के नाम से हमारे अकाउंट में पैसे कट जाते हैं, वो बैंक चार्जेस के नाम से हमारे अकाउंट में पैसे क्या करता है, सपोज 500 रुपया बैंक क्या करता है, काट लेता है 500 रुपया किसी भी सर्विसेज के अगेंस्ट। वो इन्फॉर्मेशन बिजनेसमैन के अकाउंटेंट को पता नहीं, किसी रीज़न की वजह से जब लगती, अगर पता चल जाए तो वो भी बैंक चार्जेस को क्या कर देगा, 500 रुपये से क्रेडिट कर देगा। तो जब इन्फॉर्मेशन मिली उसी वक्त उसने कर दिया, फिर तो क्लैश आया ही नहीं है। तो क्लैश आता ही उस सूरत में है जब एक इन्फॉर्मेशन एक के पास होती है, दूसरे के पास मिसिंग होती है। तो बैंक चार्जेस के नाम से बैंक ने 500 काटा, इन्फॉर्मेशन बिजनेस के अकाउंटेंट को नहीं थी, उसको होती तो वो भी लिख देता, उसने नहीं लिखा। इधर से 500 कट गए, इधर से नहीं कटे, तो 500 जब बैंक से कट गए तो बैंक का बैलेंस कम हो गया और कैश बुक का बैलेंस जाहिर बात ज़्यादा हो गया। ये बात आप याद रखें, जब भी किसी, जितनी भी रीजंस इस क्वेश्चन के अंदर बैंक इस चैप्टर के अंदर बताई होंगी, एक का बैलेंस कम हो रहा होगा और एक का ज़्यादा होगा। कैश बुक का कम हो रहा है तो पासबुक का ज़्यादा हो रहा है, पासबुक का कम हो रहा है तो कैश बुक का ज़्यादा हो रहा है। अगर किसी एंट्री की वजह से किसी का बैलेंस भी कम नहीं हो रहा तो वो एंट्री आएगी नहीं, ऐसी कोई एंट्री है ही नहीं है। ठीक है जी, एक का बैलेंस कम होगा और इसका क्या होगा जी, ज़्यादा होगा हर हाल में। तो 500 बैंक चार्जेस के नाम से कट गए, 500 से बैंक बैलेंस से हमारा पैसा कम हो गया, लेकिन कैश बुक से कम नहीं हुआ, क्योंकि हमने नहीं था लिखा, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी मिली जी।
अच्छा जी, देखिए 500 इधर कम हो गया, इधर ज़्यादा हो गया, बैलेंसेस में जाहिर बात फिर 500 का इफेक्ट बैलेंस तक जाएगा, क्लैश आ गया 500 का। ठीक है, इसी क्लैश को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कहता है जी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। बिजनेसमैन ने बहुत सारे कंपनी के साथ, बहुत सारी कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट भी की होती है, उनके शेयर्स भी खरीदने होते हैं और अदर इन्वेस्टमेंट भी की होती है। अच्छा जी, उस इन्वेस्टमेंट के बदले जब इंटरेस्ट आता है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले जब इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, सम टाइम ऐसे होता है कि वो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है मुतलका कंपनियां डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा देती हैं, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा करती है। बैंक लेके क्या करता है जी, क्रेडिट कर देता है उसको क्रेडिट करता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी रीजन से पासबुक अकाउंटेंट, बिजनेसमैन जो होता है उसका अकाउंटेंट तक नहीं पहुंचा होता। अगर उसके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए अकाउंटेंट के पास, तो वो उसको क्रेडिट कर देगा। तो फिर वजह क्या, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की वजह ये है कि एक के पास इंफॉर्मेशन आती है, एक के पास नहीं आती। अकाउंटेंट ने डिविडेंड और इंटरेस्ट लेके पासबुक में क्रेडिट कर दिया, जमा कर दिया, लेकिन कैश बुक अकाउंटेंट को इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची जी, उसने पैसे जमा कैश बुक में नहीं किए, तो कैश बुक का बैलेंस की वजह से क्या हो गया, कम शो होने लग गया और पासबुक में जहां पैसे जमा हुए ज्यादा शो होने लगे। ये बात हमें याद है, जहां पैसे जमा होते हैं उसका बैलेंस ज्यादा ही शो होता है। जब अंडरस्टूड है एक का बैलेंस ज्यादा हो रहा है, दूसरे का लाजमी कम हो रहा होगा। तो कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे कम हो रहा है, पासबुक का ज्यादा हो रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों का इंपैक्ट बैलेंस तक जाता है और डिफरेंस आया। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम, क्लैश को दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा जी, 6 रीजन लिखी है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन कस्टमर बिहाफ। हम बैंक के हैं जी कस्टमर, ये जो बिजनेसमैन है ये बैंक का कस्टमर है, इसने बैंक में अकाउंट ओपन कराया हुआ है, पैसे रखवाता है, जमा करवाता है, विड्रॉ करवाता है, जमा करवाता है, विड्रॉ करवाता है, डिपॉजिट करवाता है, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज और भी लेता है। तो हम बैंक के कस्टमर हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि बैंक ने बहुत सारी परमिशंस ली होती हैं और अकाउंटेंट ने, बिजनेसमैन ने बहुत सारी परमिशन दी होती है बैंक को कि उसके छोटे मोटे अखराजात, टैक्स वगैरह, चार्जेस वगैरह, जो भी कुछ है गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो खुद अदा कर सकता है। ठीक है, बिजनेसमैन के अकाउंट से खुद अदा कर सकता है। और आजकल गवर्नमेंट ने बैंकर्स को इजाज़त दी हुई है, वो खुद ही डायरेक्ट टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं मुतलका बंदे के अकाउंट से। तो जब कोई भी टैक्स के नाम से, फीस के नाम से, चार्जेस के नाम से, बैंक चार्जेस के नाम, गवर्नमेंट के चार्जेस के नाम से कोई भी अमाउंट पासबुक से निकल जाती है, हमारा अकाउंटेंट यानी हमारा बैंकर हमारे अकाउंट से किसी भी रीज़न से, टैक्स के रीज़न से, गवर्नमेंट किसी फीस के रीज़न से, किसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के रीज़न से, टेलीफोन बिल के रीज़न से, रेंट के रीज़न से, इंश्योरेंस के रीज़न से, टैक्सेस के रीज़न से, इलेक्ट्रिसिटी बिल के रीज़न से हमारे पासबुक में से पैसे निकल जाते हैं, पे कर देता है हमारी सर्विसेज, हमें खुद ब खुद वो हमारे चार्जेस को पे कर देता है, हमारे बिल्स को पे करता है। तो पासबुक में क्या होता है, डेबिट होने से उसका बैलेंस कम हो जाता है, लेकिन बाय रीज़न हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, बिजनेस के अकाउंटेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, उसको भी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो वो भी क्या कर देगा, इस साइड पे क्रेडिट कर देगा, तो क्लैश नहीं आएगा। जाहिर बात है, इधर उसने पैसे पे कर दिए, इधर तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, तो इधर पहुंचती तो वो लिख लेता, नहीं पहुंची तो नहीं लिखा, यहाँ से पैसे निकल गए, कैश बुक से पैसे नहीं निकले, कैश बुक से पैसे नहीं निकले, यहाँ से निकले, तो यहाँ तक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अंडरस्टूड है, एक का बैलेंस अगर कम हो रहा है तो दूसरे का बैलेंस क्या हो रहा है जी, ज्यादा हो रहा है। ठीक है जी, तो क्लैश आएगा और फिर क्या होगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी और इस क्लैश को दूर किया जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे मजीद, मतलब जितनी इसकी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी हम समझेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाली है। नेक्स्ट करते हैं जी, डिसऑनर ऑफ चेक या बिल डिस्काउंटेड। डिसऑनर ऑफ चेक रीजन नंबर 7 है जी, डिसऑनर ऑफ चेक। इसके बाद एक रह गई है, फिर हम मजीद डिस्कशन की तरफ जाएंगे। अभी काफ़ी सारी डिस्कशन है, बहुत अच्छे गोल्डन रूल और बहुत इजी वे से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअल आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ और कॉन्सेप्चुअल आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें याद रहेंगी।
बात हमेशा याद रखिएगा, जो रट्टे और कॉन्सेप्ट में फ़र्क क्या है। जो रट्टा होता है वो पेपर में प्रेशर आने से भूल जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो कभी भी नहीं भूलता, जितना मर्जी आप प्रेशराइज होने पेपर के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट रीजन है डिसऑनर ऑफ चेक बिल डिस्काउंटेड। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया, बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया, ठीक है जी, या बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था। एक चेक को, एक बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया था, बिल ऑफ डिस्काउंट, बिल ऑफ चेंज के नाम से आप चैप्टर पढ़ेंगे, आपको पता है बैंक से चेक को या बिल को डिस्काउंट करवाना क्या होता है। ठीक है जी। हमने वो चेक या बिल बैंक से क्या करवाया था, डिस्काउंट करवाया था, या हमने चेक जो है बैंक में जमा करवाया था। बाय रीजन, किसी रीजन की वजह से बैंक ने उस चेक को क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। ये हुआ काम बाद में, डिपॉजिट करवाने के बाद या डिस्काउंट करवाने के बाद में काम हुआ। लेकिन जब ये काम हुआ, बैंक से हमने डिस्काउंट करवाया या बैंक में हमने डिपॉजिट करवाया, अकाउंटेंट का काम होता है फौरी तौर पर लिख लेना उस ट्रांजैक्शन को। तो जब हमने उसने पैसे डिपॉजिट करवाए या बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो उसने फौरी तौर पर कैश बुक की डेबिट साइड पर लिख दिया कि बाय रीज़न ये वाला जो पैसे हमारे अकाउंट में जमा हो गए हैं। लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद उस चेक के ऊपर एक बैंक ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी से पता चला ये तो चेक डिसऑनर हो रहा है। तो बैंक ने क्या किया, पासबुक में उस चेक को डिसऑनर कर दिया। क्या कर दिया जी, डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर होने से मतलब कि पैसे बैंक में जमा नहीं हुए, लेकिन हमने अकाउंटेंट ने अपनी ड्यूटी निभाई और उसने फौरन लिख लिया था जब चेक डिपॉजिट करवाया था या डिस्काउंट करवाया था। तो जी मंथ के एंड पे जब दोनों बैलेंसेस सामने आए तो डिसऑनर का इम्पैक्ट बैलेंस तक गया। तो बैलेंस में पता चला कि डिसऑनर की वजह से दोनों बैलेंसेस में फ़र्क आ रहा है। तो उस फ़र्क को क्या करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना के दूर करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट और लास्ट हमारी है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म्स एंड बैंक। ये है जी, कहता है कि फर्म की तरफ से, यानी फर्म का जो अकाउंटेंट है और जो पासबुक का बैंकर है प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों कोई ना कोई गलती कर सकते हैं। ह्यूमन एरर है, कोई ना कोई एरर आ सकता है। बैलेंस कम था उसको ज़्यादा लिख दिया, बैलेंस ज़्यादा था उसको कम लिख दिया, बैलेंस ने क्रेडिट होना था उसको डेबिट कर दिया, बैलेंस ने डेबिट होना था उसको क्रेडिट कर दिया। तो बहुत सारी एरर्स की रीजन हो सकती है और ये दोनों कर सकते हैं, फर्म भी कर सकता है और बैंक भी कर सकता है। तो इस एरर की वजह से भी अल्टीमेटली रिजल्ट जो है, फ़र्क जो है, इफेक्ट जो है वो बैलेंस तक जाएगा। और जब बैलेंस तक जाएगा तो दोनों के बैलेंस में क्लैश आ जाएगा, या ज़्यादा हो रहा होगा बैलेंस या कम हो रहा होगा। तो वट जो भी हो रहा होगा उसको हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर दूर करेंगे। क्या करेंगे जी, उसको हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर दूर करेंगे। अच्छा जी, अभी मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का परफॉर्मा भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। बहुत सारी क्या करनी है जी, चीज़ें सीखनी है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दो चीज़ों को देखकर चलता है। एक है जी कैश बुक, एक है जी पासबुक। एक है जी कैश बुक, एक है जी पासबुक। कैश बुक कौन बनाता है, कैश बुक बनाता है बैंक का, बिजनेस का अकाउंटेंट, बिजनेस का अकाउंटेंट। और पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है जी, बैंक स्टेटमेंट बनाता है बैंकर। बैंक स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, बैंकर प्रिपेयर करता है। अच्छा जी, मज़ीद डिस्कस करने से पहले ना आपने एक बात हमेशा याद रखनी है। ये है जी कैश बुक, इसको टी अकाउंट्स भी बोलते हैं। ये है जी पासबुक, ठीक है जी, इसको टी अकाउंट्स को लेजर कह लें। कैश बुक का ये कौन सा होता है जी, बैंक कॉलम होता है। ठीक है, ये बैंक कॉलम, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। हम जब भी बैंकर जो है, बिजनेसमैन है, जब भी पैसे डिपॉजिट कराता है अपने बैंक में, तो अपनी कैश बुक में जो उसका अकाउंटेंट है डेबिट साइड पे डिपॉजिट्स को लिखता है। डिपॉजिट्स को क्या लिखता है जी, डेबिट साइड पर। जितनी भी डिपॉजिट्स हम खुद कराते हैं या कस्टमर के बिहाफ पे होती हैं, जितनी भी डिपॉजिट्स या हमारा डिविडेंड रहता है, जो भी आता है, वो डेबिट साइड पर रहता है। ठीक है, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। ठीक है, लेकिन जो बैंकर है वो बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है जी, डिपॉजिट्स क्रेडिट साइड पे होते हैं। डिपॉजिट्स क्रेडिट साइड मतलब कि उलट चलता है, ये प्लस है और ये माइनस है। जब हम बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो विड्रॉज यानी पैसे जितने भी निकलवाते हैं या किसी भी रीज़न से हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं, तो हम कैश बुक की
क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक में वो कहाँ लिखा जाता है जी, डेबिट साइड पे। ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत अहम बात है और बहुत लॉजिकल बात है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं होगा तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। कैश बुक में ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, सेम ये पासबुक में डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। हम जब पैसे जमा करवाते हैं तो हम कैश बुक की जो डेबिट साइड है वहाँ पे डिपॉजिट्स को लिखते हैं और बैंकर कहाँ लिखता है, क्रेडिट साइड पे लिखता है। और जब हम पैसे बैंक से किसी रीज़न से डिपॉजिट हो या किसी रीज़न से हम बैंक से पैसे निकलवाते हैं, विड्रॉ करवाते हैं, तो कैश बुक की जो बैंक कॉलम होता है उसकी क्रेडिट साइड पे उस रीज़न को लिखते हैं और बैंकर जो होता है पासबुक की डेबिट साइड पे लिखता है, ठीक है जी। मैं डिटेल में अभी डिस्कस कर लेता हूँ कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ आ सकती हैं। ये देखिए छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखी है जी, इसको समझ लेते हैं। देखिए ये कैश बुक है जी, ये पासबुक है। कैश बुक का बैंक कॉलम है और पासबुक जिसको बैंक स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है और ये क्या है जी, क्रेडिट साइड है। देखें जी कैश बुक बैंक कॉलम में कहता है जी ऑल डिपॉजिट्स डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं। ऑल डिपॉजिट्स कहाँ लिखे हैं जी, डेबिट साइड पर लिखे हुए हैं। इसमें डेबिट साइड पे कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं मैक्सिमम मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। बाय रीज़न कोई एक आधी मतलब मेरे माइंड से अगर निकल गई हो तो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। हर सेल्फ डिपॉजिट्स जब बिजनेसमैन या बिजनेस का अकाउंटेंट खुद पैसे जमा करवाता है तो वो डेबिट साइड पे रहती हैं चीज़ें, ठीक है। मैंने बोला था डिपॉजिट किसी भी किस्म का हो, किसी भी किस्म का डिपॉजिट हो, बाय थ्रू कस्टमर या अकाउंटेंट की तरफ से खुद हर सेल्फ वो कराए, हिमसेल्फ या हर सेल्फ, अगर लेडी है तो हर सेल्फ वो आया तो हिमसेल्फ, कोई भी जमा करवाए, ठीक है जी, तो डेबिट साइड पे आएगा। डिपॉजिट बाय कस्टमर तो डेबिट साइड पे आएगा। कंपनी ने डायरेक्टली बैंक में डिविडेंड जमा करवा दिया है, शेयर्स के बदले जो मिलता है वो डेबिट साइड पे आएगा। हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है तो कैश बुक की वो डेबिट साइड पे आएगी, ठीक है। और हमने डिपॉजिट बैंक में जो पैसे जमा करवाए हैं उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है तो वो भी डेबिट साइड पे आएगा। तो मैंने तकरीबन वो सारी रीज़न लिखी हैं जो डिपॉजिट्स की मुख्तलिफ किस्म हो सकती हैं, ठीक है। हर किस्म के डिपॉजिट्स डेबिट साइड पे आते हैं और हर किस्म के विड्रॉ किसी भी रीज़न से चीज़ें विड्रॉ होती हैं, हमारे पैसे विड्रॉ होते हैं बैंक अकाउंट से तो क्रेडिट साइड पे आते हैं। ऑल विड्रॉज मतलब हिमसेल्फ विड्रॉ, हर सेल्फ विड्रॉ बाय कस्टमर थ्रू चेक, हमारे कस्टमर ने बैंक से पैसे विड्रॉ करवा लिए हैं तो क्रेडिट साइड पे आएगा, हमने विड्रॉ करवाए हैं तो क्रेडिट साइड पे आएगा। टैक्स पेड बाय बैंक टू गवर्नमेंट, टैक्स पे किया है, टेलीफोन बिल पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की है, कोई फीस बिल पे की है, किसी भी रीज़न से हमारे बैंक से पैसे निकले हैं तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और बैंक चार्जेस की ये भी एक रीज़न है हमारे बैंक से पैसे निकलने की, तो ये भी हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बैंक चार्जेस को हमने डिस्कस भी किया था, इसको भी, इन सब रीजंस को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल उसके मुखालिफ चल रहा है। ऑल डिपॉजिट्स यहाँ और पासबुक में कहाँ, क्रेडिट साइड पे। ऑल डिपॉजिट जितने भी डिपॉजिट यहाँ हैं वो सारे के सारे डिपॉजिट क्या हो रहे हैं जी, पासबुक की क्रेडिट साइड पे। जमा का मैंने साइन लिखा है, जमा होंगे तो यहाँ पासबुक की क्रेडिट साइड पे, कैश बुक में जमा होंगे तो डेबिट साइड पे। कैश बुक में क्रेडिट होंगे तो माइनस होंगे पैसे तो क्रेडिट साइड पे, और पास जब हमारे बैंक से पैसे निकलेंगे तो पासबुक की डेबिट साइड पे। तो क्या ऑल विड्रॉज मैंने यहाँ पे लिखे, हर सेल्फ विड्रॉ बाय कस्टमर थ्रू चेक, टैक्स पेड बाय बैंक टू गवर्नमेंट, बैंक चार्जेस और डिसऑनर ऑफ चेक, जो अभी हमने रीजन समझी डिसऑनर ऑफ चेक की, तो वो डिसऑनर चेक क्या होगा जी, पासबुक की डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो इन शॉर्ट फिर बता रहा हूँ, ऑल डिपॉजिट्स डेबिट साइड पर कैश बुक की और पासबुक की क्रेडिट साइड पर। ऑल विड्रॉज किसी भी रीजन से कैश बुक की क्रेडिट साइड पे और पासबुक की डेबिट साइड पे। अच्छा अब जो है हम जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसको देख लेता हूँ। मैं एक ये फॉर्मेट बनाया है, ठीक है, जिसको हम फॉलो करेंगे क्वेश्चन करने के लिए। कंपनी का नाम लिखेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे टॉपिक का, और जिस मंथ
की हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं उसकी डेट को इधर मेंशन करेंगे। एज सपोज हमने इधर दिसंबर 2020 की बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम इधर उसकी डेट लिखेंगे जिस मंथ की बना रहे हैं। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है ये कंपलसरी नहीं होती, ये टाइम टू टाइम जब ज़रूरत पड़ती है बनाती है कंपनी। और ये एनुअल बेस पे नहीं होती, ये मंथली बेस पे होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा ये एक कॉलम ये है, ये डिटेल है, और ये एक अमाउंट का कॉलम है। इसमें आपने मेंशन करना है कि जो एंट्री ऐड हो रही है या लेस हो रही है इसमें वो मेंशन करेंगे। आप चाहे तो डिटेल लिख लें इधर, चाहे तो डिस्क्रिप्शन लिख लें, चाहे तो पार्टिकुलर लिखें, तीनों बातें ठीक हैं। यहाँ पे एंट्रीज लिखेंगे और यहाँ पे हम अमाउंट्स को लिखेंगे। ठीक है, ये ऐड लेस का कॉलम है, ये डिटेल का कॉलम है, और ये अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, ये तो था फॉर्मेट। ठीक है, अब इसकी तरफ दोबारा आएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब इस कुछ अहम चीज़ें और देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन की है। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर हमने किस किस रूल को फॉलो करना है। लेकिन उस रूल को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे एक बात सीख लेते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर हम दो किस्म के बैलेंसेस को फॉलो करते हैं। एक हमारा बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस, एक हमारा होता है अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, दोनों बैलेंसेस से क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों की जो है ना क्वेश्चन करने का तरीकाकार दोनों का जो है ना वो अलग अलग है। मतलब फॉर्मेट सेम है लेकिन कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं फेवरेबल बैलेंस में वो हमें क्या कहते हैं। ए में बात कहता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन एंड द बैलेंस एज पर पासबुक इज टू बी असर्टेन। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें कैश बुक, क्वेश्चन के अंदर हमें कहता है कि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, कौन सा जी, डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है तो हम पासबुक के बैलेंस को सर्टेन करेंगे। ठीक है, वो पासबुक का बैलेंस फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। ठीक है जी, फिर कहता है जी बी में कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर क्वेश्चन के अंदर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो फिर हम किसके बैलेंस को, कैश बुक के बैलेंस को सर्टेन करेंगे। ठीक है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का गिवन है तो पासबुक को सर्टेन करेंगे, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो कैश बुक का सर्टेन करेंगे। अभी ये मैंने एक छोटी सी डिटेल लिखी है, मैं बात को मैं समझाता हूँ ग्रीन कलर में कि ये मैंने क्या बात की है। ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस के अंदर जिसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं, कहता है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक यानी ओवरड्राफ्ट अगर गिवन है तो हम पासबुक को सर्टेन करेंगे, और ये पासबुक का जो बैलेंस आएगा ये फेवरेबल भी आ सकता है और अनफेवरेबल भी आ सकता है। ठीक है जी, और जो डेबिट बैलेंस है एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट अगर ये गिवन है तो फिर हम कैश बुक का बैलेंस इसको सर्टेन करेंगे। दोनों बातों में कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक को निकालेंगे, उसको ढूंढेंगे, पासबुक का है तो कैश बुक के बैलेंस को सर्टेन करेंगे। लेकिन बात इधर सीखने वाली ये है, इधर मैंने लिखा है कि फेवरेबल बैलेंस और इधर लिखा है कि अनफेवरेबल यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस। हम समझ लेते हैं, यहाँ पे एक मैंने छोटी सी डिटेल लिखी है। जो फेवरेबल बैलेंस है, क्या है जी, जो फेवरेबल बैलेंस है उसके कैश बुक, उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये जो कैश बुक का बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया है ये फेवरेबल है। आपका क्वेश्चन बनता है मुझसे कि हम पहचान कैसे करेंगे कि जो कैश बुक का बैलेंस हमें गिवन है वो फेवरेबल है जी कि अनफेवरेबल है। उसको जज करने का तरीका ये है कि कैश बुक के बैलेंस के साथ डेबिट बैलेंस लिखा होगा या कुछ भी नहीं लिखा होगा, या कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो वो क्या आ जी, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होगा। और अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो उसके साथ क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा या कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर पासबुक के साथ क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो फेवरेबल है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो भी वो क्या है जी, फेवरेबल है। ये एक पॉइंट है जिसमें मैं बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चन को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं अनफेवरेबल बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है,
अनफेवरेबल बैलेंस की हम कैसे पहचान करेंगे? उसकी पहचान ऐसे है कि अगर कैश बुक के बैलेंस के साथ क्रेडिट लिखा हुआ है, क्या लिखा है जी, क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है, या उसके साथ ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो वो अनफेवरेबल बैलेंस है। और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है जी? नेगेटिव बैलेंस होता है। क्या आ जाता है जी? नेगेटिव बैलेंस होता है ये हमारा, ठीक है जी। और अगर पासबुक के साथ डेबिट बैलेंस लिखा क्या वर्ड लिखा है? डेबिट लिखा हुआ है, या उसके साथ ओवरड्राफ्ट लिखा है, तो वो पासबुक का क्या होगा जी? अनफेवरेबल बैलेंस होगा। अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव होता है, मतलब माइनस में उसकी अमाउंट होती है। इसलिए हम अनफेवरेबल के अंदर जो मैंने आपको पीछे बताया कि प्लस माइनस का रूल लेके चलते हैं, प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस, ठीक है जी। ये वाला रूल हम फॉलो करते हैं। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस की आपको पहचान होगी। कैश बुक का बैलेंस हो तो उसके साथ डेबिट लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो तो फेवरेबल बैलेंस होता है जी। पासबुक का बैलेंस हो उसके साथ क्रेडिट लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो तो फेवरेबल बैलेंस होता है। अनफेवरेबल बैलेंस में ओवरड्राफ्ट लिखा हो या कैश बुक के बैलेंस के साथ क्रेडिट लिखा हो तो अनफेवरेबल बैलेंस होता है, या पासबुक के साथ डेबिट लिखा हो या ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो वो क्या होता है जी? पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस होता है। ये बात आपने लिख लेनी है, अच्छे से जहन नशी कर लेनी है, तभी आप क्वेश्चन को फॉलो कर सकोगे अच्छे से, वरना अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए तो आप क्वेश्चन को खराब कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, पढ़ी, बस ये थोड़ी सी डिटेल रह गई है, फिर हम क्या करेंगे जी? क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते और आप क्या करते हैं, लकीर के फ़कीर बन जाते हैं, मैंने आगे भी बात की, और आप रट्टे को फॉलो करते हैं, तो क्वेश्चन पेपर जो है, पेपर के अंदर जब आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो सब कुछ भूल जाते हैं, जो आता है वो भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट लेके एग्जाम्स के अंदर जाते हैं और उस कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं, तो जितना मर्जी आपके ऊपर प्रेशर आ जाए, कम से कम जो आता है वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? अगर आप कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। ये जी मैंने गोल्डन रूल लिखा है। क्या लिखा है जी? गोल्डन रूल। पहले मैंने ब्लू के साथ लिखा था, रेड लिख के थोड़ा मेंशन कर दिया, प्रोमिनेंट कर दिया उसको मैंने। ये मैंने गोल्डन रूल लिखा है। क्या क्या कहता है ये गोल्डन रूल? पढ़ते हैं। कहता है जी, द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ फेवरेबल बैलेंस बताया होगा, या क्वेश्चन के अंदर हमें अनफेवरेबल बैलेंस को क्या जी बताया होगा? क्या बताया गया? फेवरेबल बैलेंस को बताया होगा, या जी हमें अनफेवरेबल बैलेंस को बताया होगा। हमने खुद असर्टन करना है। जब ये जो अभी मैंने आपको तरीका बताया कि अनफेवरेबल बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस की पहचान आपने कैसे करनी है, ठीक है? पहचान आपको सिखाई है। अगर मतलब आपको अभी नहीं समझ आई तो आप बैक दोबारा पीछे जाके आप वीडियो में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वही कहता है कि जब अनफेवरेबल बैलेंस क्वेश्चन कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस या पासबुक का फेवरेबल बैलेंस बताया होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है जी। फेवरेबल बैलेंस अगर कैश बुक का बताया, हमें क्या ये बताया जी? फेवरेबल बैलेंस अगर हमें कैश बुक का बताया, तो मैंने क्या बताया था पीछे? कैश बुक के साथ क्या लिखा होगा जी? डेबिट लिखा होगा या कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है? यहाँ डेबिट लिखा होगा या जी कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो वो फेवरेबल बैलेंस होगा। तो क्वेश्चन के अंदर बताया गया, तो सबसे पहले हम स्टेप क्या होगा जी हमारा फेवरेबल बैलेंस के लिए? कहता है व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, ये दोनों फेवरेबल होंगे। कैश बुक के साथ डेबिट लिखा हो और पासबुक के साथ क्रेडिट लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो, तो ये क्या होंगे? फेवरेबल होंगे। कहते हैं व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, तो हम क्या करेंगे जी? टेक बैलेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट से बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले हम लिखेंगे जी कैश बुक का बैलेंस। अगर पासबुक दिया है तो उसको हम क्या लिखेंगे जी? पासबुक का बैलेंस, ठीक है जी। कैश बुक का दिया है तो हम लिखेंगे जी कैश बुक बैलेंस या कैश बुक बैलेंस, या लिखेंगे एज पर कैश बुक बैलेंस डेबिट। और जो बैलेंस की हमें अमाउंट दी होगी हम अमाउंट के कॉलम में क्या करेंगे जी? लिख देंगे। अमाउंट के कॉलम में कहाँ है जी? अमाउंट के कॉलम में इधर लिख देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या आपने फॉलो करना है? नेक्स्ट कहता है जी ऐड ऑल ट्रांजैक्शंस दैट हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज द बैलेंस ऑफ द पासबुक। अगर आपने कैश बुक को लेके चले, बात गौर से सुनिएगा, अगर आप
कैश बुक को लेके चलें। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है। तो जो हमें क्वेश्चन के अंदर एंट्री बताई होगी, अनप्रेजेंटेड, अनकरेक्टेड, अनक्रेडिटेड, बैंक चार्जेस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, डिसऑनर, फलाना फलाना फलाना, जो कुछ भी बताया होगा, अगर हमारा बैलेंस कैश बुक का है, किसका है? कैश बुक है, तो हम फर्क पासबुक में देखेंगे। जिस एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस, जिस एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो रहा होगा, हम उसको क्या करेंगे जी? लेस कर देंगे। और जिस एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो रहा होगा, तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे जी? ऐड कर देंगे। यही बात लिखी है, ऐड ऑल ट्रांजैक्शन दैट हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज द बैलेंस ऑफ द पासबुक। जिस एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ, क्या हुआ जी? इंक्रीज हुआ, उसको हम क्या करेंगे जी? ऐड कर देंगे। सीधा सीधा रूल, उल्टा भी नहीं है। इंक्रीज होने से ऐड कर देंगे। डिडक्ट आर ट्रांजैक्शंस दैट हैव रिजल्टेड इन डिक्रीज द बैलेंस ऑफ पासबुक। हम वो तमाम एंट्रीज लेस कर देंगे जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस क्या हुआ जी? डिक्रीज हुआ, कम हुआ। इंक्रीज होने से ऐड कर देंगे, डिक्रीज होने से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। वेरी सिंपल रूल। आपको कोई भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो अक्सर टीचर्स होते हैं, टेबल लिखा होता है, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, अनप्रेजेंट होगा तो डेबिट बैलेंस होगा तो ये कर देंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा तो माइनस कर देंगे, अनक्रेडिट का जो एंट्री है जी फेवरेबल बैलेंस होगा तो उसको ऐड कर देंगे कैश बुक में, अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो फलाना कर देंगे। मतलब मुझे भी आज तक वो रट्टा याद नहीं हो सका, पता नहीं बच्चे कैसे याद कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट वेरी मच इजी। कैश बुक का बैलेंस क्यों है? फर्क किस में देखेंगे जी? पासबुक में देखेंगे। पासबुक का बैलेंस जिस एंट्री की वजह से इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे, और पासबुक का बैलेंस जिस एंट्री की वजह से डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, उसको लेस कर देंगे। मतलब उल्टा भी रूल नहीं है, सीधा है। इंक्रीज होने से ऐड कर देंगे, डिक्रीज होने से क्या कर देंगे जी? लेस कर देंगे। मैं ये सारा फॉर्मेट आपको वन बाय वन जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको उसको फॉलो करके दिखाऊंगा इस रूल को, ठीक है जी, इस गोल्डन रूल को। नेक्स्ट कहता है जी, नेक्स्ट हमें ये कहता है जी, एक्सट्रैक्ट द नेट बैलेंस शोन बाय द स्टेटमेंट विच शुड बी द सेम एज शोन इन द पासबुक। कहता है जी आप नेट बैलेंस निकाल लें, ठीक है जी, क्या निकालें जी? नेट बैलेंस निकाल लें बाय द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से नेट बैलेंस निकाल लें, विच शुड बी द सेम एज शोन इन द पासबुक। वो बिल्कुल वो बैलेंस निकलेगा जो पासबुक ने हमारा मेंटेन किया होगा। मतलब हमारा बैलेंस कैश बुक में 15,000 है, पासबुक ने 18,000 निकाला है, तब हम ये रूल फॉलो करेंगे, हर एंट्रीज को इधर पुट करेंगे तो हमारा वो बैलेंस निकल आएगा जो पासबुक में लिखा होगा, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, ठीक है जी। ये तो हमने बात की जी कैश बुक, ठीक। अब देख लेते हैं पासबुक में। कहता है जी इन केस बैलेंस एज पर पासबुक गिवन, क्या जी? अभी हमने पहले देखा कि बैलेंस अगर कैश बुक का गिवन हो और फेवरेबल बैलेंस हो, अगर हमारा बैलेंस पासबुक का गिवन हो तो क्या करेंगे? कैश बुक का बैलेंस है गिवन तो हम फर्क देखेंगे पासबुक में। पासबुक के कम होने से क्या करेंगे जी? एंट्री उसको उस एंट्री को मुतलका एंट्री को लेस कर देंगे और पासबुक के बैलेंस को ज्यादा होने से ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब हमें अगर बैलेंस ही पासबुक का दिया, स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या दिया हुआ जी? पासबुक का दिया है। कहते हैं इन केस बैलेंस एज पर पासबुक इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट, ऑल ट्रांजैक्शंस दैट हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज द बैलेंस ऑफ कैश बुक। पासबुक का बैलेंस गिवन है जी स्टार्टिंग पॉइंट में। अब फर्क किसका देखेंगे? कैश बुक का देखेंगे। कैश बुक का बैलेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और कैश बुक का बैलेंस उस एंट्री की वजह से अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे जी? डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट द नेट बैलेंस शोन बाय द स्टेटमेंट विच शुड बी द सेम एज पर द कैश बुक। तो पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग लेंगे तो फर्क दिखेंगे कैश बुक में। कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है उसको ऐड कर देंगे, सॉरी कैश बुक का बैलेंस अगर कम हो रहा है तो उसको लेस करेंगे, ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, बाद में नेट बैलेंस निकालेंगे। तो सेम वही बैलेंस पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट होकर जो कैश बुक का बैलेंस आएगा सेम वही आएगा जो कैश बुक में लिखा है। पासबुक के बैलेंस को स्टार्ट करने से सेम हमारा वही बैलेंस आएगा जो कैश बुक में लिखा है। रूल वही फॉलो करना है। कैश बुक है जी, मैं फिर बता रहा हूँ, कैश बुक है तो फर्क पासबुक में देखेंगे। पासबुक के बैलेंस को अगर कम किया जा रहा है एंट्री की वजह से उसको माइनस करेंगे उस एंट्री को, और जिस एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो उसको ज़्यादा कर देंगे। और अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट ही पासबुक का गिवन है, ठीक है, तो फिर हम फर्क देखेंगे कैश बुक में।
जिस एंट्री की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, और जिस एंट्री की वजह से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो रहा है उसको हम क्या करेंगे जी, ऐड कर देंगे। नेट बैलेंस निकल आएगा, तो एस वही आपके पास वही चीज़ सारी निकल आएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है जी, ये हमें बात की अभी फेवरेबल बैलेंस की। और अगर हमें क्वेश्चन के अंदर अनफेवरेबल बैलेंस गिवन है, कौन सा बैलेंस गिवन है जी, अनफेवरेबल बैलेंस गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए जी, ऊपर वाला जो भी हमने रूल पढ़ा अभी, एक ये रूल पढ़ा फेवरेबल बैलेंस का एज पर कैश बुक, और ये रूल पढ़ा फेवरेबल बैलेंस का एज पर पासबुक। ये दोनों के रूल सेम रहेंगे, दोनों के मुताबिक अनफेवरेबल में भी हम क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो फर्क पासबुक में देखेंगे, पासबुक का बैलेंस गिवन है तो फर्क क्या देखेंगे जी, कैश बुक में देखेंगे। लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस हमें कहता है ऑल स्टेप्स शैल रिमेन सेम एज पर फेवरेबल बैलेंस, शैल रिमेन सेम एज पर फेवरेबल बैलेंस, बट वी शुड फॉलो मैथमेटिक रूल, वी शुड फॉलो मैथमेटिक रूल। हम एक मैथमेटिक रूल है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है जी, कहते हैं स्टेप सेम रहेंगे, पासबुक का बैलेंस गिवन है तो फर्क कैश बुक में देखेंगे, कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो फर्क पासबुक में देखेंगे, जिसकी वजह से बैलेंस कम हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, जिसकी वजह से बैलेंस ज़्यादा हो रहा है उसको ऐड कर देंगे। लेकिन अनफेवरेबल के अंदर हम क्या करेंगे जी, अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, हम मैथमेटिक रूल फॉलो करेंगे। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मतलब अगर हो सकता है कि आपको अभी ये चीज़ समझ ना आए, लेकिन जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहेगी। मैथमेटिक रूल हमें कौन सा फॉलो करना है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, ये 2-3 बातें आपको फॉलो करनी है। मतलब हमें पासबुक का बैलेंस या कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट के बने, तो मतलब 10,000 रुपये हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्यों है, तो ये नेगेटिव होता है, फिर ये 10,000 क्या होगा जी, नेगेटिव। अगर कोई एंट्री ऐड हो रही है, नेक्स्ट कोई एंट्री उसको हमने ऐड करना है, तो प्लस माइनस, सपोज इधर 5,000 है तो प्लस माइनस क्या हो रहेगा जी, प्लस माइनस माइनस, तो हम 5,000 ले लेंगे, और 10,000 में से 5,000 गया तो इम्पैक्ट क्या है, इधर नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहेगा, क्योंकि साइन बड़ी रकम वाला। ये साइन को आपने क्वेश्चन के अंदर लिखना नहीं है, लेकिन अपने माइंड के अंदर जरूर बिठाना है उस टाइम जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये बात फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर इसके बाद कोई एंट्री माइनस हो रही है, इसमें 2,000 की एंट्री आई है, कोई भी अनप्रेजेंटेड की है, अनक्रेडिटेड की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7,000 आ जाएगा। तो ये 7,000 कंटिन्यू रहेगा अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब साइन जो है बड़ी रकम वाला होगा, लेकिन ये साइन आपने लिखने नहीं है, हमने इसको डेबिट क्रेडिट शो करके लिखना है। ठीक है, हम जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मैं ये करवाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से हमारी सारी जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें न्यूमेरिकल की तरफ जाना चाहिए, प्रैक्टिकल की तरफ जाना चाहिए। प्रैक्टिकल में इसमें आपको बता देता हूँ, ये मैंने अभी आपको जो चीज़ें सिखाई हैं सरकार, ये हैं जी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए। इस चैप्टर के अंदर हमें वो एक और रिक्वायरमेंट भी पूछ सकता है, मैं इधर बैक पे लिखता हूँ। एक रिक्वायरमेंट होती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाए। ठीक है, ये हमने सीख ली। इसके अंदर एक और चीज़ भी पूछ सकता है, और पूछता है स्पेशली बीबीए को। ठीक है, किस क्लास में पूछ सकता है, बीबीए में, बीकॉम की क्लास में, बीएस कॉमर्स की क्लास में, एमकॉम की क्लास में, एमबीए की क्लास में। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इन सब क्लासेस के लिए। और एक और जो मैं बच्चे आते हैं मेरे पास डीकॉम, उनके क्लास में भी, डीकॉम की क्लास में भी फर्स्ट ईयर वालों को ही वो रिवाइज कैश बुक पूछता है। ये जो बात बताने लगा ये है रिवाइज्ड कैश बुक। ठीक है जी, हमसे ये रिक्वायर करता है कि आप रिवाइज्ड कैश बुक बनाएं। इसके लिए भी 2 से 3 रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको नहीं सिखाए। इसलिए नहीं सिखाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं डबल कॉन्सेप्ट्स को लेके। पहले आप ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को जेहन में बिठा लें। हम फिर 4-5 क्वेश्चन करके जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन यानी रिवाइज कैश बुक की तरफ जाएंगे और उसमें सीखेंगे कि रिवाइज कैश बुक को कैसे बनाते हैं और उसके रूल्स क्या हैं। ये रिवाइज कैश बुक इस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के साथ अटैच होती है। पहले रिवाइज कैश बुक बनती है, उसका बैलेंस फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन में शिफ्ट होता है, देन बैंक रिकॉन्सिलिएशन से हमारे पास बैलेंस निकल के सामने आता है। लेकिन ये बाद में सीखेंगे, फिर बता रहा हूँ ये बाद में सीखेंगे, अभी समझाया तो डबल माइंडेड हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये जो मेरा टॉपिक है, ये सारी क्लासें जो है क्लासेस हैं वो कर सकती हैं आईकॉम वाले भी, बीकॉम वाले भी, ठीक है जी। बाकी मैंने बीकॉम, डीकॉम, बीएस कॉमर्स, एमकॉम, एमबीए वाली सारी क्लासेस वाले इसको, इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इवन एसीसीए वाले भी, एसीएमए वाले भी, ठीक है। उनकी जो बेसिक काउंटिंग होती है सीए वाले, उनकी काउंटिंग में भी यही रूल लगते हैं, कोई अलग रूल नहीं लगते। तो ये सब कुछ मैंने जो आपको समझाया ये कॉन्सेप्चुअल है, रट्टा नहीं है, ठीक है जी। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं और देखते हैं जी क्वेश्चन हमने कैसे करना। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैंने लिया है जी बिगिनर्स के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन उठाया मैंने ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। पढ़ते हैं जी क्या क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहते थे फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। पर मंथ के हिसाब से बनता है, तो ये हमें कौन सा महीना दिया है जी, मार्च का महीना, 2017 मार्च का महीना दिया। एंड अराइव एट द बैलेंस एज पर द पासबुक। कहते जी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाएं और पासबुक के बैलेंस तक पहुंचे। तो हम एक बैलेंस कौन सा दिया फिर, ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वाज ₹30,000। कौन सा बैलेंस है जी, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ, क्या इसके साथ कहीं लिखा है डेबिट, नहीं लिखा ना। तो मैंने आपको यही बताया था कैश बुक के बैलेंस के साथ या डेबिट लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो तो हम इसको क्या कहेंगे जी, फेवरेबल बैलेंस समझेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ भी लिखा था कैश बुक के बैलेंस के साथ या डेबिट लिखा हो या उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हो तो वो क्या होगा जी, फेवरेबल होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा जी, कैश बुक फेवरेबल बैलेंस के साथ है हमारा ये क्वेश्चन। देखते हैं जी, तो हम क्या करते हैं, अब लिखते हैं सबसे पहले इधर इस बैलेंस को क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं हम जी। देखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस, कुछ नहीं लिखा तो कौन सा है, डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस है। तो अमाउंट क्या है इसकी जी, 30,000, ठीक है। इधर एडलेस में भी अभी कुछ भी नहीं लिखना, 30,000 क्या है जी इसकी अमाउंट है। नेक्स्ट क्या कहता है, मैं आपको एक एक एंट्री को जो जो मैंने आपको समझाया उसके साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट कहता है जी द फॉलोइंग चेक्स वर डिपॉजिटेड, जमा करवाए गए थे, इनटू द बैंक में ऑन 28 मार्च, इस महीने की 28 तारीख को, बट वर नॉट कलेक्टेड, लेकिन बैंक ने अभी तक वो कलेक्ट नहीं किए, बाय द बैंक की तरफ से 31 मार्च। यानी मैंने आपको बताया था जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो पर मंथ के हिसाब से बनती है। तो ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो काम हुआ है उसको ट्रीट करेंगे इस मार्च की डेट के बाद, अप्रैल को, या मार्च की डेट से पहले फरवरी में। कोई भी काम हुआ वो मार्च में ट्रीट नहीं होगा। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो काम हुआ वही हम ट्रीट करेंगे। अब वो यही देखें, यही कहता है कि चेक्स थे हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए 28 मार्च को, बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 31 मार्च। ये काम इस 31 मार्च तक वो बैंक में पैसे जमा हुए ही नहीं। हो सकता है अगले महीने अप्रैल में जाके जमा हो, तो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, वो 31 मार्च को ही जमा होने चाहिए थे, नहीं हुए तो इसकी वजह से कोई ना कोई क्लैश आ जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही एक इजी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जो आपके लिए बड़ा ही इजी रहेगा। इधर हम एक रफ ड्रा कर लेते हैं कैश बुक, ठीक है जी, डेबिट क्रेडिट। आप ये लाजमी किया करें साथ, जब भी काम करें तो जो बिगिनर्स हैं वो लाजमी इधर ड्रा कर लिया करें कैश बुक और पासबुक, इधर प्लस इधर माइनस इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है जी। ये कैश बुक लाजमी ड्रा किया करें और कंपेयर किया करें अपनी एंट्रीज को इसके अंदर, देन आप नीट में लिखा करें। हम देख लेते हैं, कहता है जी एक चेक था जी 1,000 रुपये का,
एक चेक था जी 600 रुपये का, एक चेक था जी 400 रुपये का। ये टोटल मिला के 2000 रुपये के चेक्स थे। कितने जी टोटल मिला के 2000 रुपये के चेक थे। मैं सॉरी आपको एक भूल गया, मैं आपको इसकी मतलब ये तो मैंने खुद लिखा ना, कॉपी कर लिया इधर। मैं क्वेश्चन आपको पिक्चर इधर लगा देता हूँ, आप 2 मिनट के लिए उसको लिख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा चले जी, तो टोटल मिला के 2000 रुपये के ये चेक्स हैं। 1000 रुपये का एक चेक, 600 रुपये का एक चेक, 400 रुपये का एक चेक, तो टोटल मिला के 2000 रुपये के ये चेक्स हैं, ठीक है। कहता है हमने बैंक का बिजनेस ने इसको बैंक में डिपॉजिट करवाया था, लेकिन 31 मार्च तक ये चेक डिपॉजिट नहीं हुए। देखिए मैंने आपको एक बात समझाई थी, जो अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट का बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है ना कैश बुक, जब वो क्या करता है जी, कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी ट्रांजैक्शंस करता है तो कैश बुक में फौरी लिख लेता है, तो हम फौरी लिख लेते हैं। तो इसका मतलब अकाउंटेंट ने इन तमाम डिपॉजिट्स को, जो कि टोटल बनते हैं 1000, 600, 400, टोटल 2000 रुपया बनते हैं, उसने डेबिट साइड पे इसको लिख लिया था। लेकिन इस महीने की 31 मार्च तक बैंक ने इनको इस 2000 को डिपॉजिट शो नहीं करवाया। लिखा हुआ है बैंक वर नॉट कलेक्टेड, कोई अंडर प्रोसेसिंग होगा काम या मजीद इंक्वायरी हो रही होगी, इसकी वजह से बैंक ने क्या किया जी, इसको अभी तक कलेक्ट करके कस्टमर की पासबुक में शो नहीं करवाया। देखिए जी, अब हमने इधर 2000 रुपये लिख दिया, कस्टमर का काम है, अकाउंटेंट का काम है, उसने फौरन 2000 रुपया लिख देना, लेकिन बैंकर ने अभी तक नहीं लिखा। इधर लिख दिया, इधर नहीं लिखा। इधर लिखने से, डिपॉजिट करवाने से हमारा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा, क्योंकि प्लस साइड पे लिखा है, डिपॉजिट साइड पे लिखा तो ज़्यादा हो गया, लेकिन इसका काम इधर नहीं लिखा था तो इसका कम शो नहीं गया। तो ये अंडरस्टूड बात है, एक का बैलेंस अगर ज़्यादा हो रहा है तो दूसरे का यकीनन कम हो रहा है, एक अगर यकीनन कम हो रहा है तो दूसरे का यकीनन ज़्यादा हो रहा है। ये इन्वर्स रूल है इसके अंदर, ठीक है जी। क्या है जी, इन्वर्स रूल है। एक का बैलेंस ज़्यादा होता है, दूसरे का लाजमी तौर पर क्या होता है, कम होता है। ये इन्वर्स रूल है इन दोनों के दरमियान, ठीक है जी, ये आपने याद है। तो इसका 2000 रुपये हमने इधर लिख दिया, इधर 2000 रुपये नहीं लिखा, तो इसका बैलेंस ज़्यादा हो गया, इसका बैलेंस कम हो गया, ठीक है जी। मैंने अब रूल क्या समझाया था आपको। गोल्डन रूल हमें क्या कहता है, गोल्डन रूल कहता है कि कैश बुक का बैलेंस, जिस एंट्री की वजह से कैश बुक का बैलेंस हमें दिया हुआ है, और फ़र्क इसमें देखेंगे हम जी पासबुक में, जिस एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस कम होगा उसको माइनस कर देंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा होगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए जी, इस एंट्री की वजह से, सॉरी, इस एंट्री की वजह से हमारा 2000 की वजह से हमारा पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है जी, कम हो रहा है। इधर ज़्यादा हो रहा है ना, तो फिर इधर कम हो रहा है। तो सिंपली हम इधर कम हो रहा है तो अनकलेक्टेड चेक लेके हम इस एंट्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए लेस से लिखेंगे जी, इधर लिखेंगे अनकलेक्टेड चेक्स, 1000 रुपये का एक, 600 रुपये का एक और 400 रुपये का एक, टोटल 2000 के चेक्स हैं। इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस है, फ़र्क देखेंगे पासबुक में, तो इसकी वजह से पासबुक का बैलेंस 2000 से कम हो रहा है, क्योंकि बैंक ने भी नहीं लिखा, हमने इधर लिख लिया था। इसका बैलेंस 2000 से बढ़ गया, इसका बैलेंस 2000 से कम हो गया, तो बैलेंस कम हो रहा है पासबुक का, तो इसको हम क्या करेंगे जी, माइनस कर देंगे। 2000 को माइनस किया तो इधर बैलेंस हमारे पास क्या रहेगा जी, 28,000 रुपये, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। द फॉलोइंग चेक्स वर इशूड बट वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट बाय 31 मार्च। एक 400 रुपये का चेक था, एक जी 900 रुपये का चेक था, एक जी 1050 का चेक था और एक जी 750 था। कहते हैं ये 4 चेक्स हमने पेमेंटों के लिए इशू किए थे, लेकिन कस्टमर ने अभी तक इन 4 चेक में से कोई एक भी 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं किया। मैंने आपको बताया 31 मार्च तक जो काम हो गया उसको कंसीडर करेंगे, जो उसके बाद हुआ उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यकीनन 31 मार्च तक अगर उसने प्रेजेंट नहीं किए तो मार्च के बाद प्रेजेंट किए कि हमें उसको कोई लेना देना नहीं, उसको प्रेजेंट इसी मंथ करने चाहिए थे। क्योंकि जब हमने चेक इशू किए तो अकाउंटेंट ने फ़ौरन प्रेजेंटेड चेक को या इशू चेक को इधर लिख दिया कि हमने इतनी अमाउंट से इसको इशू किया, लेकिन सॉरी इशू इधर आए, क्योंकि ये विड्रॉ हमने चेक इशू किया है तो ये बैंक से हमारे पैसे क्या होंगे, विड्रॉ होंगे।
तो हमने ये चेक इधर इशू किए हैं, हमने अपनी क्रेडिट साइड पे लिख दिया कि इतना जो है, एक 400 का चेक है, एक 900 रुपये का चेक है, एक 1050 का चेक है, एक 750 का चेक है। ये सारे के सारे चेक जमा करके हमने इधर लिख दिए। हमने कहा ये हमारे क्रेडिट साइड पे लिख दिए और ये बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, हमारी ये बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, हमने क्रेडिट साइड पे सारे लिख दिए। लेकिन जिस शख्स को हमने चेक दिए थे वो बैंक तक गया ही नहीं, उसने प्रेजेंट ही नहीं किए, उसने प्रेजेंट ही नहीं किए। जब प्रेजेंट ही नहीं किए तो इसका मतलब बैंक से पैसे निकले ही नहीं। हमारे कैश बुक के हिसाब से यहाँ से पैसे निकल गए, पासबुक के हिसाब से उधर से पैसे निकले ही नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, बैलेंस गिवन हो जी कैश बुक का बैलेंस गिवन हो और फ़र्क देखेंगे पासबुक में। तो अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से पासबुक का बैलेंस अब बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हुआ क्योंकि हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिए इतने चेक, यहाँ पे बैलेंस क्या हुआ, कम हुआ है, और यहाँ पे बैलेंस क्या आ गया, बढ़ गया। तो इन्वर्स रूल होता है, एक का बैलेंस अगर कम हो रहा है दूसरे का यकीनन ज़्यादा होता है। तो इसका बैलेंस ज़्यादा आ रहा है अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से, तो जितने भी अनप्रेजेंटेड चेक हैं उनको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि इस एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है, पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे, ऐड अनप्रेजेंटेड चेक। कितने कितने का चेक है जी, एक है चेक 400 रुपये का, एक है जी 900 रुपये का, एक है जी 1050 का, एक है जी 750 का। सबको जमा कर लेते हैं, 400 जमा 900 जमा 1050 जमा 750, 3100 रुपये। 3100 के चेक अनप्रेजेंटेड हैं और इसकी वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है। क्या है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने इधर चेक माइनस साइड पे लिख दिए थे, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में वो बंदा गया ही नहीं लेने पेमेंट के लिए। तो जब गया ही नहीं तो बैंक से पैसे निकले भी नहीं, तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है, तो दूसरा बढ़ रहा है। तो आपको एक सिंपली बात ये भी है कि जब आपने एक पहली स्टार्टिंग एंट्री समझ ली कि जब हमने चेक इशू किए इधर लिखे हैं ना, तो इसका बैलेंस कम हो गया, तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए तो पासबुक का बैलेंस फिर बढ़ गया, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन लाजमी तौर पर हर एंट्री का इन्वर्स रिलेशन लाजमी होगा। इसका बैलेंस कम हो रहा है तो इसका क्या है जी, बढ़ रहा है। इसको हम ऐड कर देंगे जी इसके अंदर, 28,000 और 3,000 31,000, 31,100, 31,100 हमारा इधर बैलेंस आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी आपको मैंने क्या समझाया था, ये देखें, चेक issued by the firm but not yet presented for payment, कार्ड अनप्रेजेंटेड चेक, ये वही बात लिखी है मैंने। ठीक है जी, कार्ड वही बात लिखी है अनप्रेजेंटेड चेक की। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 में कहता है द बैंक क्रेडिटेड अ डिविडेंड ऑफ ₹4,000 on 31st March but the intimation was received by the trader on 5th April 2017। बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मतलब हमारे अकाउंट में जमा कर दिए डिविडेंड को, शेयर्स के बदले जो इनकम मिली 4,000 रुपये 31 मार्च को, इस महीने की 31 मार्च को जमा कर दिया। बट द इंटीमेशन वाज सीड बाय द ट्रेडर ऑन 5th अप्रैल। लेकिन जो ट्रेडर था, अकाउंटेंट था, कारोबार था, बिजनेसमैन, उसको ये इन्फॉर्मेशन अप्रैल को जाके मिली। हमारे पासबुक में ये 28 यानी 31 मार्च को पैसे जमा हो गए थे, तो हमें भी 31 मार्च को पता चल जाना चाहिए था, तो अकाउंटेंट भी वो इधर क्या कहता है, डिविडेंड को अपने अकाउंट में क्या कहता है जी, शो करा देता, जमा कर लेता। लेकिन अभी ये डिविडेंड सिर्फ 31 मार्च को यहाँ लिखा गया पासबुक की तरफ से, पासबुक ने यहाँ पे जो है डिविडेंड की 4,000 रुपये रकम है वो यहाँ पे जमा कर दी, इधर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो इसने जमा नहीं की। अच्छा जी, मैंने आपको क्या बताया, एक साइड पे अगर जमा होने से या माइनस होने से बैलेंस कम ज़्यादा हो रहा है, दूसरे का लाजमी इन्वर्स रिलेशन होगा। यहाँ पे देखिए डिविडेंड जमा होने से बैलेंस बढ़ रहा है, तो अंडरस्टूड है दूसरे का कम हो रहा है। लेकिन हमें अब फ़र्क सिर्फ पासबुक के अंदर देखना, हमें उसके कम होने से या ज़्यादा होने से अब कोई फ़र्क नहीं है, हमें फ़र्क है पासबुक के कम या ज़्यादा होने से, क्योंकि हमें ऊपर बैलेंस कौन सा लिखा हुआ है, कैश बुक का। कैश बुक का बैलेंस लिखा हो तो फ़र्क इसमें देखना जी, पासबुक में। तो डिविडेंड से हमारा बैलेंस ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे। रूल भी हमने यही सीखा है कि बैलेंस कैश बुक का हो तो फ़र्क पासबुक में देखेंगे, पासबुक का हो तो फ़र्क
कैश बुक में देखिए डिविडेंड के नाम से हम 4000 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि पासबुक का डिविडेंड से बैलेंस बढ़ रहा था। जमा कर देंगे जी, तो ये 31 और 4 35, 35 100 बैलेंस आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। द बैंक चार्ज यानी डेबिटेड अ कमीशन ऑफ रुपीज 200 ऑन 31 मार्च। बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया कमीशन के नाम पे 200 रुपये से। कब? 31 मार्च को। लेकिन हमें इसकी यकीनन कैश बुक में हमने इसको नहीं किया, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बैंक ने क्या किया जी, 31 मार्च को कमीशन के नाम से हमारे अकाउंट से 200 रुपया निकलवा लिया, जिससे पासबुक का बैलेंस क्या हो गया जी, कम हो गया। पासबुक सॉरी कमीशन के नाम से 200 रुपया बैंक ने क्या किया जी, पासबुक से क्रेडिट कर दिया, यानी डेबिट कर दिया, मतलब निकाल लिया। तो कमीशन के नाम से हमारा 200 रुपया कम हो गया हमारे बैलेंस से। तो पासबुक का बैलेंस अगर कम हो रहा है तो यही तो हमने सीखा है, कैश बुक का बैलेंस क्यों है, फ़र्क देखेंगे पासबुक में। और पासबुक का बैलेंस अगर किसी एंट्री की वजह से कम हो रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, किसी एंट्री की वजह से ज़्यादा हो रहा है उसको ऐड कर देंगे। अब इस एंट्री की वजह से कैश बुक का बैलेंस कमीशन की वजह से 200 रुपया कम हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे जी, माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे जी, लिखेंगे जी लेस कमीशन डेबिटेड बाय बैंक, कमीशन डेबिटेड बाय बैंक कितना जी, 200 रुपीज़। इसको हम क्या करेंगे जी, लेस करवा देंगे। इसकी वजह से हमारा पासबुक का बैलेंस कम हो रहा था, 35 100 माइनस 200 34 900। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट एंट्री है, समझ लें। कहता है जी, अ चेक ऑफ पीस 1000 वाज सीड फ्रॉम अ कस्टमर। एक कस्टमर ने हमें 1000 रुपये का चेक दिया, एंड वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑन 25 अप्रैल। हमने इसको 25 अप्रैल मार्च को बैंक कॉलम में लिख लिया। हमें चेक मिला जी 1000 रुपये का, 1000 रुपये का चेक मिला, हमने बैंक कॉलम में 1000 रुपये जमा कर लिया, लिख लिया जी, चेक को बैंक कॉलम में 1000 रुपये लिख लिया। बट वाज पेड इन टू द बैंक ऑन 1 अप्रैल। लेकिन इसको हमने बैंक में नेक्स्ट मंथ जमा करवाया। क्या करवाया जी, अप्रैल को जमा करो। हम अप्रैल का अकाउंट खाता नहीं बना रहे, हम अप्रैल का बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं बना रहे, हम मार्च के बना रहे। हम मार्च में हमने क्या किया था, एक चेक 1000 रुपये का मिला था और हमने उसको डिपॉजिट अपने हिसाब से डिपॉजिट कर दिया। लेकिन डिपॉजिट के लिए बैंक में वो चेक भेजा नहीं, लेकिन हमने नियत कर ली कि हमने ये चेक को क्या करना है जी, डिपॉजिट करना है बैंक में। और उसी वक्त हमने उसको लिख लिया था कि हम भेज देंगे, लेकिन किसी वजह से हम ना भेज सके उसी 31 मार्च को, यानी 25 मार्च को हम, यानी 25 मार्च लिखे, 25 मार्च को हमने किसी वजह से भेज ना सके, लेकिन हमने उसको कैश बुक में जमा कर लिया था। तो कैश बुक में डेबिट साइड पे जमा करने से कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया जी, बढ़ गया। तो इन्वर्स रिलेशन है, तो अंडरस्टूड है, तो फिर पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, इसी वजह से कम हो गया। तो कम हो रहा है इस वजह से, तो हम पासबुक के बैलेंस को क्या करेंगे जी, माइनस कर लेंगे। ठीक है जी, इस एंट्री से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे पासबुक के बैलेंस को। तो इसको लेस करेंगे इस एंट्री को और लिखेंगे, इधर लिखा हुआ है जी, एक चेक था एंटर इन द बैंक ओमिटेड बट वाज पेड इन टू द बैंक ऑन 1 अप्रैल। एक चेक मिला था, हमें रिसीव किया, हमने फ़ौरन लिख लिया बैंक कॉलम में, लेकिन हम उसको भेजा कब, 1 अप्रैल, अगले महीने उसको हमने भेजा, इस महीने हमने नहीं लिखा था। ठीक है जी, डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट मंथ, ये एक रीज़न है। हम आप देख सकते हैं हमने नेक्स्ट मंथ डिपॉजिट करवाया, तो उस वजह से इस मंथ हमने इसको डिपॉजिट नहीं था करवाया। अगर डिपॉजिट करवाते तो कोई क्लैश ना आता। तो ये 1000 रुपये के चेक हम इधर लिख लेते हैं, 34 और 1000 को लेस किया तो ये रह गया 33,900 रुपये। ये बैलेंस हमारा, ये बैलेंस हमारे पास कौन सा है, ऊपर है हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या है जी, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 30,000 रुपये। हमारे पास नीचे बैलेंस कौन सा निकल गया है जी, बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा जी,
क्रेडिट, फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर यहाँ पर किसी सूरत हमारा यहाँ पे ये वाला जो बैलेंस है 33,900 ये अगर नेगेटिव में आ जाता, कहाँ पे आ जाता, नेगेटिव में आ जाता, तो फिर हमें लिखना था जी बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, क्योंकि पासबुक का जो बैलेंस डेबिट होता है वो नेगेटिव होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है जी। लेकिन हमारा इधर बैलेंस प्लस में आया तो ये फेवरेबल है, तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, बैलेंस पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन, ठीक है जी। यकीनन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और इसको रूल्स को आप फॉलो करें, रट्टा आपने नहीं लगाना इंशाल्लाह ताला। अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी और आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन है ये आप नोट कर लें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम नए क्वेश्चन के साथ आएंगे और उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे और अनफेवरेबल बैलेंस से भी हम क्वेश्चन करेंगे और रिवाइज कैश बुक से भी हम ज़रूर क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।